So we are starting with 2000 JEE Advanced 2013 पेपर 1 केमिस्ट्री से। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इट्स गिवन द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। You know that sodium bicarbonate test is test of carboxylic acid group. So that means you have to check that group in which carboxylic acid or more acidic group is not present. तो carboxylic acid से कम acidic group जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एसिड विच इज फिनॉल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हिंट दे दिया, उसने कार्बोनिक एसिड के आगे ब्रैकेट में फिनॉल लिख के आपको काफी सपोर्ट किया। फ्यूचरिस्टिक एंगल से आप कार्बोनिक एसिड डायरेक्टली याद रखेंगे, फिनॉल होता है। तो उसका लॉजिक आपको पहले बता देता हूँ, मैं तो बहुत बारी पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ। तो लॉजिक इज कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो उस प्रोसेस से RCOONA बनता है और H2CO3 बनने की वजह से वाटर एंड CO2 बनता है। तो एक्चुअल प्रोसेस पहले लिख देता हूँ, फिर CO2 बनाना बता देता हूँ। तो एक्चुअल प्रोसेस इज दिस H2CO3। तो द कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज कि ये सब्सटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बेस और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म वीक एसिड वीक बेस, इसलिए रिएक्शन फीजिबल है। दूसरी चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि सोडियम कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर वाटर एंड CO2 ब्रेक कन्वर्ट होता है। और अगर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड पे कार्बन 14 मार्क कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्बन को कार्बन 14 मार्क कर दें, तो यहाँ CO2 कार्बन 14 यहाँ पे आएगा। यानी दिस इज एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन, नॉट डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 नहीं रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से। यही रिएक्शन फिनॉल के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको प्रॉपर डिटेलिंग समझनी है इसकी, तो अगर यही चीज आप फिनॉल के साथ लिखोगे, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिटेल में जीओसिम किए हो, पूरा चाहो तो आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने फिनॉक्साइड आयन मान लीजिए जबरदस्ती बना भी दिया, तो द प्रॉब्लम इज फिनॉल इज वीकर एसिड एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। तो ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक बेस हो जाएगा और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो रिएक्शन ये होगी, दैट्स व्हाई नॉट फीजिबल। क्योंकि हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस की तरफ चलता है, यानी इस रिएक्शन के बैकवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अदरवाइज तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप इमीडिएट आंसर अप्लाई कर सकते थे। आपको पता है फिनॉल जो है तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, concentrated nitric acid upon long standing turns yellow brown due to the formation of। तो जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो सब्सटेंस बनता है वो बनता है NO2। NO2 का ब्राउन कलर होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि बाकी सब्सटेंसेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से पहचान सकते हो। N2O4 बहुत लो टेम्परेचर पर बनता है और उसका कोई कलर नहीं आता, डायमैग्नेटिक नेचर है। N2NO भी नॉर्मली कलरलेस है, जो कलर आता है दैट इज बिकॉज ऑफ NO2। सो ये कलरिंग सब्सटेंस या येलो ब्राउन कलर जो आ रहा है, येलो ब्राउन कलर जो आता है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ NO2। यहाँ पे जो NO2 है वो एक्चुअली में मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, जो कि वाटर से रिएक्ट करके HNO3 और HNO2 मिक्सचर बनाता है, और HNO2 फर्दर डिकम्पोज होकर दोबारा NO और HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेजर सब्सटेंस है NO2, उसकी वजह से कलरेशन आता है। ठीक है, क्लियर है आता? तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दिया है मिथिलीन ब्लू फॉर्म्स इट्स एक्वस सॉल्यूशन इन एडसॉर्ब्ड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। आपको पता है मिथिलीन ब्लू जब एक्टिवेटेड चारकोल पे एडसॉर्ब होगा तो दिस इज फिजिकल एडसॉर्प्शन। So methylene blue adsorbed on coconut activated charcoal is example of physical adsorption. So methylene blue adsorbed on activated charcoal, this is an example of physical adsorption. अब बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, आपको फटाफट बात समझ आ जाएगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल एडसॉर्प्शन। ये बात आपको सबसे पहले क्लिक करनी चाहिए। तो पहले केस में लिखा था एडसॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि केमिकल एडसॉर्प्शन में एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है।
एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी, एकदम सही है, क्योंकि किसी भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस में फिजिबिलिटी में एंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव और फिजिबल कंडीशन है तो डेल्टा जी नेगेटिव, तीनों कंडीशन वर्कआउट करती है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर डायरेक्टली बी पता चल गया हमें। आगे के ऑप्शंस भी चेक करने हैं। तो इट्स गिवन एडजॉर्प्शन इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर, ये रॉन्ग हो गया। फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेंपरेचर इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। तो सी ऑप्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग हो गया। एंड एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, ये भी क्लियर है, क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, सो डी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। So correct answer over here is B, right? Then question number 24. 24 is given sulfide ores are common for the metals. तो इसमें आप ध्यान से देखो तो मैं सबके लिए लिखे देता हूँ। तो टिन के लिए हम लोग सिल्वर ग्लास यूज करते हैं Ag2S, कॉपर के लिए कॉपर पायरेट CuFeS2, कॉपर के लिए हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कॉपर पायरेट्स, लेड के लिए लेड ग्लास FeS PbS या गैलेना भी बोल सकते हो। तो दिस इज Ag2S, दिस इज CuFeS2 कॉपर पायरेट्स, इसके लिए PbS गैलेना, सिल्वर कॉपर के लिए तो सही है। टिन का प्रिंसिपल और होता है कैस्टाइट ऑक्साइड और SnO2, तो इसकी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए हम लोग उसका नॉर्मली कार्नेलाइट या क्लोराइड और यूज करते हैं, तो उसको फाइनली MgCl2 कन्वर्ट करते हैं या कार्बोनेट और यूज करते हैं, तो नॉट सल्फाइड। और यहाँ पे एल्यूमिनियम लेंगे तो इसका बॉक्साइड होता है Al2O3.2H2O, इसका प्रिंसिपल हो रहा है। तो सल्फाइड और जिसमें कॉमन है सबके लिए वो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, उसका आंसर लिखेंगे ए, ठीक है। Then question number 25. 25 is given arrangement of X minus ion around A plus ion in the solid AX is given in the figure, not drawn on the scale. If the radius of X minus is 250 picometer, the radius of A plus, तो देखो ज्योमेट्री देख के आप आसानी से पहचान सकते हो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो A plus is in octahedral void, A plus is in octahedral void। ज्योमेट्री देख के आपको समझ आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे डिसाइड करते हैं, एक लेयर के 3 एटम दूसरे लेयर के ऑपोजिट 3 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का केस हो गया। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लिमिटिंग रेडियस रेशियो की कंडीशन है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो R प्लस बाई R माइनस फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414। ध्यान रखना है यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो वाला केस बनाया हुआ है, क्योंकि आप ध्यान से देख सकते हो कॉन्टैक्ट ऑफ एनाइन टू एनाइन भी दिखाया गया है और कॉन्टैक्ट ऑफ कैटाइन टू एनाइन भी दिखाया गया। लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफ कैटाइन टू एनाइन एंड एनाइन टू एनाइन दोनों गिवन है, कॉन्टैक्ट ऑफ एनाइन एंड एनाइन भी गिवन है एंड कैटाइन एंड एनाइन भी गिवन है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दिस इज द केस ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियो, और लिमिटिंग रेडियस रेशियो अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लिखेंगे that comes out to be 0.414, otherwise range is 0.4142 to 0.732, but octahedral void की limiting condition given है तो उसी से solve करना है। तो radius of A plus पूछा है, x minus given है, तो radius of A plus, आपसे radius of A plus निकालना है, x minus की radius अपने को given है 250 पिकोमीटर, उसको 0.414 के इक्वल कर दो, यहाँ से सॉल्व होके radius of A plus आ जाएगा 0.414 into 250, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये 104 पिकोमीटर बनना चाहिए। आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करके देख लो, प्रॉपर कैलकुलेशन है। सॉल्विंग में नियरेस्ट इंटीजर का लेना उतना तो चलेगा। ये 104 पिकोमीटर के हिसाब से इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ध्यान बस इसमें देने की जो बात थी वो ये थी, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्लिक करना चाहिए था आपको, और आप गलती से भी रेडियस रेशियो अप्लाई कर देते तो शॉर्ट गलत हो जाता। अगर आप 0.732 अप्लाई कर देंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा और आप आंसर गलत कर सकते थे। तो उसमें बस एक ही चीज ध्यान देनी थी, दैट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। Next question is given upon treatment with ammonical H2S, the metal ion that precipitates as sulfide। आपको पता है कि अमोनिकल सॉल्यूशन करने की वजह से सल्फाइड आयन सिग्निफिकेंटली हायर किया है, तो उसकी वजह से ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट करेगा। ऑल्दो ग्रुप 4 के पहले के भी सारे रेडिकल प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, बट इट इज अ सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन, तो हम इसमें ग्रुप 4 को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो Zn2+ फॉर्म है वो सल्फाइड आयन से रिएक्ट करेगा और ZnS वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा।
क्योंकि ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल है। दिस इज ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल। ऑल तो अगर बहुत प्रिसाइसली बताया जाए तो ग्रुप 3 भी प्रेसिपिटेट हो सकता था। अगर एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होता तो उसका आंसर ए बी डी भी लिख सकते हैं। बिकॉज एसिडिक मीडियम सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट्स ग्रुप 2, कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होता है तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन रेगुलेट हो जाती है, तो दैट सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट्स ग्रुप 2 बेसिक रेडिकल्स। बट अगर आप सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर कर देंगे तो इट विल प्रेसिपिटेट ग्रुप 2 3 4। आगे वाले ग्रुप्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो उनके प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है, बट अप टू ग्रुप 4 तो प्रेसिपिटेशन हो ही सकता है। एल्यूमिनियम एंड आयरन बिलोंग्स टू ग्रुप 3, उनका भी प्रेसिपिटेशन पॉसिबल है, बट एज इट इज अ सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के हिसाब से हम आंसर डी रिपोर्ट करेंगे, राइट। बट फ्यूचरिस्टिक एंगल से याद रखिएगा, अगर ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में जाएगा तो उसका आंसर ए बी डी लिखा जा सकता था, ठीक है, क्योंकि अमोनिकल सोल्यूशन करने से अल्कलाइन फॉर्म हुई, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, इट कैन प्रेसिपिटेट अदर ग्रुप्स आल्सो। बट हम लोग प्रैक्टिकल में आप जानते हैं ग्रुप 3 एब्सेंट करने के बाद ग्रुप 4 चेक करते हैं, when you have proved that group 3 is absent, that means iron and aluminum is not there, so it is simply zinc। इस लॉजिक से इसको जिंक लिखा गया। Then comes question number 27. It's given the standard enthalpies of formation of CO2, water and glucose are given to you. The standard enthalpy of combustion per gram of glucose is asked। तो पहले क्या करो, इक्वेशन लिख लो आप। तो ग्लूकोज का कंबशन लिखेंगे तो इट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये 6 moles of CO2 and 6 moles of water and 6 moles of oxygen is consumed। This is the reaction। तो पहले इस रिएक्शन का अगर डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकालेंगे हम लोग, तो दिस कम्स आउट टू बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 into 6 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर into 6 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आपको क्वेश्चन में सारे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, तो आप इससे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकाल लोगे तो पर मोल ऑफ ग्लूकोज कंबशन कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये पता चल जाएगा। बाद में उसको पर ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो if you solve, it comes out to be minus 400 into 6 minus 300 into 6 minus 1300, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 1300। पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करिए। So this comes out to be 2900 माइनस में माइनस 2900 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आपको निकालना है पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, so this becomes 2900 by 180 with a minus sign किलो जूल पर मोल और किलो जूल पर ग्राम। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपली 180 से डिवाइड करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस। और तो आप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन देख के आपको समझ आ गया कि 2900 आंसर नहीं आ रहा है, आंसर माइनस में ही आना है, तो हम डायरेक्टली आंसर सी भी लिख सकते थे बिना कैलकुलेट करें। बट अभी मैं वेरीफाई करा रहा हूँ तो इट इज माइनस 16.11 किलो जूल पर ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि जैसे एक बार ये इंश्योर हुआ कि किलो जूल पर मोल में माइनस 2900 है तो आंसर ए भी रिजेक्ट हो गया, डी हो नहीं सकता, तो आंसर सी ही बचा। तो आप इस तरह से थोड़ा टाइम बचा सकते हैं अपना सॉल्व करते टाइम, तो उसका आंसर सी आ जाएगा, ओके। Then next question is given, consider the following complexes P, Q, R। आपको तीन कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओनली। आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट में। तो पहले सबके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो पहले P वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा D5। सो आयरन 3+ होगा 3D5 कॉन्फ़िगरेशन में, और इसके ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे तो आ जाएगा √13
35 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, रूट ऑफ 35 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला केस चेक करेंगे तो इट इज वेनेडियम। वेनेडियम का प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट है। वेनेडियम कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d3। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 3d3। तो आप चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ऑल द केसेस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफॉल्ट रहेंगे इसमें, क्योंकि आप sp3d2 हाइब्रिडेशन लिए केवल 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो उसके तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेट्रॉन। द लास्ट केस इट इज Fe2 प्लस। लास्ट केस इट इज Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कम्स आउट टू बी 3d6। और वाटर जो है यहाँ पे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इन दैट केस d6 कॉन्फ़िगरेशन इज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो आ जाएगा रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेट्रॉन। रूट ऑफ 24 बोर मैग्नेट्रॉन। उसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट बना पी के लिए, देन इट इज आर एंड देन इट इज क्यू। ऑर्डर बना अपने लिए पी आर एंड क्यू। सो विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस इट इज आंसर बी। ठीक है, इज दैट ओके? आयरन यहाँ +2 ऑक्सीजन स्टेट में था। वाटर को हम लोग नॉर्मली मॉडरेट फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं, तो अगर सब्सटेंस हायर ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो वाटर को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट किया जा सकता है इन सम केसेस। बट अगर लोअर ऑक्सीजन स्टेट होती है तब कंफ्यूजन नहीं रहता है, वाटर को वीक फील्ड लिगेंड ही काउंट करना होता है। तो Fe2 प्लस फॉर्म है इसलिए वाटर को वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन द रिएक्शन P plus Q gives R plus S. For 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction. तो इससे पता है क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज आपको क्लियरली पता है कि T3/4 जो है वो 2 टाइम्स T हाफ अगर आया तो उसका सिंपली मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P पता चल गया 1। दूसरे केस में लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q वेरीज विद द रिएक्शन एज शोन इन द ग्राफ। तो Q के लिए जो वेरिएशन है, अगर उस ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ का टाइप है C इक्वल टू C0 माइनस KT, Y इज इक्वल टू MX प्लस C फॉर्म है। तो इससे पता चल रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q इज 0। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 आ जाएगा यहाँ से। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से 1 आ जाएगा। आपको नोट्स पढ़ाते टाइम मैंने एक टेबल बनाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से हमेशा उसी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। तो उसमें रेट का एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ की प्रोपोर्शनलिटी, यूनिट ऑफ के, ग्राफ, सारे इंटरप्रिटेशन एक साथ मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में लिखवाया हुआ है। वो टेबल एकदम ढंग से लर्न करके जाना है, उससे आप सवाल जल्दी कर पाओगे, क्योंकि सारे क्लूज उसमें मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के सारे तरीके एक साथ लिख दिए हैं। तो इट विल बी गुड इफ यू विल फॉलो दैट टेबल, विल हेल्प यू। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से इसका आंसर पता चल जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो आंसर विल बी डी ओवर हियर। ठीक, next question is given Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each PQRS the rate of the reaction varies as। अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन में 3-4 बातें देखी जाती हैं। सबसे पहले सही कि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यानी कॉमन न्यूक्लियोफाइल से डील करना है। दूसरा पार्ट चेक करना होता है सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है, तो नॉर्मली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, तो वो भी कॉमन लिया है सबके लिए, तो वो भी फर्क नहीं डालता। तीसरी चीज चेक करी जाती है कि जो ग्रुप है उसकी लीवेबिलिटी करेक्टर कितना बढ़िया है। उसके बाद चेक करते हैं कि जो साइट ऑफ अटैक है उस पर हिंड्रेंस कितना है। और लास्ट पॉइंट एक और चीज चेक करी जाती है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कितनी हायर है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है।
तो आप क्या करो, उसमें जितने भी रिएक्टेंट लिखे हुए हैं उनको जरा पहले, सबसे पहले साइट ऑफ अटैक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और लिवेबिलिटी कैरेक्टर, तीन बातें चेक कर लो। तो देखो हमारे पास ये 4 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें साइट ऑफ अटैक ये है, इसका साइट ऑफ अटैक ये है, इसका साइट ऑफ अटैक ये है और इसका साइट ऑफ अटैक ये है। पहले आप अटैकिंग साइट मार्क कर लो, ठीक है। अब अगर हिंड्रेंस चेक करेंगे तो इस साइड पे हाई हिंड्रेंस है। If you check the hindrance, then this site is high steric hindrance. इस साइड पे हिंड्रेंस हाई काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो साइड में कंपाउंड कनेक्ट है वो CO है, वो sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन प्लेनर होता है तो वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता है। बट जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज कराएगा। लीविंग ग्रुप देखो हर केस में क्लोराइड आयन ही है, तो उस पर कुछ बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है और यहाँ पे भी Cl है। कहीं पे स्पेसिफिकली कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यानी लिवेबिलिटी इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। तो देखो सॉल्वेंट फिक्स्ड है, न्यूक्लियोफाइल फिक्स्ड है, लिवेबिलिटी कैरेक्टर फिक्स्ड है, इन चीजों से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब दो चीजें चेक करनी है, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इससे पता चल गया कि जो सेकेंड वाला कंपाउंड है दैट इज Q, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम आने वाली है। इन कंपाउंड्स को मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस इज PQRS। तो से एक चीज तो क्लियरली समझ आ रही है दैट कंपाउंड Q विल डेफिनेटली हैव द लोएस्ट रिएक्टिविटी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं दूर दूर तक। Q विल हैव द लोएस्ट रिएक्टिविटी, तो इसका मतलब इसका आंसर या तो हम B लिखेंगे या फिर D लिखेंगे। इसका आंसर या तो B लिखेंगे या D लिखेंगे, दो ऑप्शन में पहले पहुंच गया। जे एडवांस के क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करना होता है, आप जितनी जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे ही आपने बी और डी रिजेक्ट करा तो आपको पता चल गया क्यू तो लास्ट में जाना है, ठीक है। आप अगर हिंड्रेंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पी और एस में, हिंड्रेंस के केस में पी में हिंड्रेंस कम है, बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो एस के केस में सिग्निफिकेंटली गुड है। इसलिए जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 होगी वो क्यू में ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने साइड पे अप्रोच जो है वो अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा दिख रही होती है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ SN2 रिएक्शन। तो इस केस में SN2 का जो हाईएस्ट रेट आएगा दैट कम्स आउट विद S। तो अब बाकी ऑप्शन अपने आप क्लियर हो गए, तो S के बाद नेक्स्ट ऑप्शन P आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। R और Q में भी क्लियर है, R की हिंड्रेंस कम है और लास्ट में Q आएगा, तो इसके बेसिस पे हम इसका आंसर लिखेंगे B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये SN1 SN2 रिएक्शन का। नॉर्मली SN1 SN2 क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, क्लियर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन। इसको आप एकदम केयरफुली देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, एंड इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, दो चीजें फिक्स और लीविंग ग्रुप, तीन चीजों का इफेक्ट खत्म कर दिया। जो बची हुई चीजें चेक करनी थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करनी थी और हिंड्रेंस चेक करनी थी। तो हिंड्रेंस चेक करके हमने क्यू को सबसे पीछे शिफ्ट किया, बाकी सब में हिंड्रेंस का कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं था क्योंकि ग्रुप कनेक्टेड है। उसके बाद की जो पॉसिबिलिटी है वो है सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो वो P और S में S के अंदर ज्यादा आ रही है, इसलिए S की रिएक्टिविटी P से ज्यादा हो जाएगी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। हिंड्रेंस का अपना रोल है, बट sp2 कार्बन के हिंड्रेंस को हम लोग सिग्निफिकेंटली हाई नहीं काउंट करते, बहुत नॉर्मल हिंड्रेंस काउंट किया जाता है उसको, रादर देन sp3 कार्बन। क्योंकि इस केस में आप देखो तो ये sp3 कार्बन है, ऑल्दो सारे बॉन्ड उसके H है, वो बहुत कम हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, बट स्टिल दैट हिंड्रेंस विल बी देयर, ठीक है। ओके टू एवरीवन, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। It's given the pair of the coordination complexes and exhibits the same kind of isomerism is R। तो आपको इसमें चेक करना है कि किनमें सेम टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहला केस अगर हम चेक करेंगे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में ध्यान से देखो तो इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप Cl ब्रैकेट के अंदर करो बाहर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर बार जो आयन प्रेसिपिटेट होगा दैट विल बी क्लोराइड आयन। फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है उसमें Gi नहीं आ रही, सेकंड वाले कंपाउंड में Gi आएगी।
तो इसलिए इनकी जो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है वो सेम नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन बी चेक करोगे अगर आप, तो ऑप्शन बी में देखो CONH3 Cl2 प्लस लिखा हुआ है और PTNH3 होल ट्वाइस H2OCl प्लस लिखा हुआ है। अगर आप देखो इन दोनों केस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इन केस ऑफ बी बोथ द कंपाउंड्स हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। मैं स्ट्रक्चर से लिखे देता हूँ। तो पहले अगर हम चाहें तो दोनों Cl को सिस लिख सकते हैं और बाद में दोनों Cl को ट्रांस कर सकते हैं। तो GI इज सर्टेनली पॉसिबल। तो इसलिए एक आइसोमरिज्म इसमें कॉमन आ गई, इसलिए इसका आंसर होगा। सो फर्स्ट कंपाउंड शोज GI, सेकेंड कंपाउंड विल आल्सो शो GI बिकॉज प्लैटिनम है। तो प्लैटिनम के केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा 4 लिगेंड्स के केस में। उसमें हम दोनों अमोनिया को सिस लिख सकते हैं, एक ये केस बनेगा, और एक बार दोनों अमोनिया को ट्रांस लिख सकते हैं। और तो इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा अगर आप ट्राई करोगे तो। यहाँ पे वाटर और Cl अभी ट्रांस लिए हमने। अभी अगले केस में आप अमोनिया के साथ वाटर को भी ट्रांस लिख सकते हैं और अमोनिया के साथ Cl को भी ट्रांस लिख सकते हैं। Cl तो ट्रांस लिखेगा, अमोनिया के साथ वाटर भी ट्रांस बना के लिख सकते हैं। तो अमोनिया के साथ वाटर पहले वाले केस में यहाँ ट्रांस देखो बन रहा है, या अमोनिया के साथ Cl ट्रांस बन रहा है और या अमोनिया के साथ अमोनिया ट्रांस बन रहा है। ये हमने पॉसिबल केस लिखे, तो इट विल शो GI। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दिस वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दिस वन इज आल्सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सो दे हैव अ कॉमन आइसोमरिज्म। इसका तीसरा केस चेक करेंगे तो इट इज COBr2Cl2 एंड देन इट इज PtBr2Cl2। तो उसमें आयोडाइजेशन आइसोमरिज्म तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाहर वाले ब्रैकेट में कौन सा आयन है वो तो लिखा नहीं है, तो एक्सचेंज करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप केवल कोबाल्ट का केस चेक कर लो। तो इन दिस केस द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +2। कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट चेक करिए पहले, तो इट इज +2। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा ऑर्गन PD7। Cl और Br वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल है नहीं, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। sp3 टेट्राहेड्रल, तो इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आ सकती, तो नो GI। जबकि PtBr2Cl2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगी, तो इनमें भी कोई कॉमन आइसोमरिज्म नहीं बन रही है। नाउ द लास्ट ऑप्शन इफ यू चेक इट इज PtNH3 होल थ्राइस NO3Cl। तो उसमें देखो Cl ब्रैकेट के अंदर कर दे और NO3 ब्रैकेट के बाहर कर दे, तो इट विल शो आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। And when you do it with the another option which is PtNH3 whole thrice ClBr, तो वहां पे भी ये चीज काम कर जाएगी। ये गिवन कॉम्प्लेक्स है तो इसका आयनाइजेशन आइसोमर लिख सकते हैं PtNH3 whole thrice BrCl। तो जो कॉमन आइसोमरिज्म है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो जो कॉमन आइसोमरिज्म के केस मिल रहे हैं वो है B और D। देख लो बी वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉमन है और डी वाले केस में आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कॉमन है, तो आंसर पॉसिबल इज बी एंड डी। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 31 इज बी एंड डी। Okay, then to the next question. Next question is given among PQRS the aromatic compound is R। तो सारे केस में आपको एरोमेटिसिटी डील करनी है, तो पहले रिएक्शन चेक करते चलो साथ साथ। सबसे पहले केस में देखो इसमें AlCl3 से अगर रिएक्शन कराएंगे, AlCl3 लुईस एसिड है, Cl के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करेगा पहले। तो यहाँ से हमारे पास ये कैटायन बना और AlCl4 माइनस बना। जो कैटायन बना इसकी वजह से देखो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें 2 पाई डी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं। ये रिंग आपकी एरोमेटिक हो गई। टू पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज इन द रिंग। कपल शुड भी फॉलो हो रहा है, साइक्लिक भी है और एरोमेट और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज भी है पूरी रिंग में। तो दिस कंफर्म्स इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर
ये एरोमेटिक रिंग बन रही है। दूसरे वाले कंपाउंड में आपने NaH से रिएक्ट कराया तो दैट इज एन स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसमें यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो H है ये एसिडिक H है, दिस वन इज एसिडिक H। तो जब ये H यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये आपका एरोमेटिक रिंग बनेगी। इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज इन द रिंग है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। इसके बाद वाला केस अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ आपको, आप पहले एस देख लो। एस वाले केस में भी आसानी से समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये ट्रोपोलियम के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस चार्ज आने की वजह से ये जो रिंग है वो एरोमेटिक हो गई। दिस इज एरोमेटिक रिंग ड्यू टू 6 pi इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब इसके बाद का पार्ट बस चेक करना है, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। ये आपके पास 2 कार्बोनिल साइट है और अमोनियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया गैस, इट विल प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो अमोनिया अपने न्यूक्लियोफाइल की तरह से इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा सबसे पहले, एंड वील गेट अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड O। बेसिक मीडियम है, सॉरी Na2CO3 है, तो यू कैन से टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है, उसको टॉटोमराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमाइन फॉर्म को इनामाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ये फॉर्म बन गई। अब जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोबारा इस कार्बोनाइल पे अटैक कर सकते हैं और फिर से वही अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव जैसी रिएक्शन फॉलो करेगा। टेम्परेचर गिवन है रिएक्शन में, तो रिएक्शन इज डेफिनेटली फीजिबल। दिस इज द पॉसिबल केस। और फिर से अगर आप इसे टॉटोमराइज करा दो एक बारी, ये फॉर्म लिख सकते हैं, ये रिंग लिखो अपनी एरोमेटिक रिंग। तो इसलिए इसका आंसर जो लिखेंगे दैट इज ABCD। जितने भी कंपाउंड्स उसमें बन रहे हैं सब एरोमेटिक है, रूल के हिसाब से ये कंपाउंड आपका R बन रहा है। तो आप ध्यान से देख लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ऑल PQRS विल बी एरोमेटिक। इसमें PQS तो आसानी से प्रिडिक्टेबल थे, R वाले फॉर्म को बस ध्यान से देख लो, थोड़ी सी ट्रिकी रिएक्शन है बट आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकती थी क्योंकि एरोमेटिसिटी तक पहुंचते तो स्टेबिलिटी बहुत हायर आएगी, इसलिए ऐसी रिएक्शन फीजिबल है। Now move to the next question. This is question number 33. It's given the hyperconjugation stabilities of tertiary butyl cation and 2-butane respectively is due to, तो देखो hyperconjugation का concept पूछा हुआ है, तो आपको पता है hyperconjugation में delocalization of sigma electron density from sigma to pi vacant orbital होता है और sigma electron to pi anti bonding molecular orbital होता है। आपको मैंने hyperconjugation की definition बता रखी है। Hyperconjugation is possible delocalization of, hyperconjugation is delocalization of sigma electron density either through vacant p orbital और pi एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होती है
दैट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर अपने को ए लिखना है। बट अगर पूरा सॉल्व करना है तो बता ही देता हूँ। जैसे आपको लिखा है टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन दे रखा है आपको, तो उसके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मेंशन करेंगे तो जो अल्फा पोजीशन पे एच होता है उसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीलोकलाइज कराता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन पास ट्रांसफर किया और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल से मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीलोकलाइज टू ये सिग्मा टू ऑर्बिटल टू सिग्मा टू वैकेंट पी ऑर्बिटल की ट्रांजेक्शन है। तो इससे अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे तो आएगा डबल बॉन्ड CH2 एक H प्लस, ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। दूसरे पॉसिबल एग्जांपल में से पूछा है ब्यूटीन 2, दिस इज ब्यूटीन 2। इसके लिए अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे हम तो यहाँ पे एक H लिख लो, पहले CH3 ओपन करके लिखो अल्फा H के फॉर्म में, ये H डबल बॉन्ड CH3H। तो यहाँ से देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आई। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगी, लेकिन पाई ऑर्बिटल में तो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो ये जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग में और फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन एस उस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो उसका जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे तो H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिस्टम बनेगा। देखिए ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। बाद में इलेक्ट्रॉन फिर से अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल जाके सिग्मा इलेक्ट्रॉन एस वापस थ्रो कर देगा। तो दिस मूवमेंट है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ध्यान रखना है कि पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो खाली ही नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इन गिवन ऑप्शंस के हिसाब से मैं इसका आंसर मार्क करना पड़ेगा ए। So answer must be A. Is that clear? Answer for this question will be A. ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए भी डिफिकल्ट था क्योंकि इट इज इन द सीरीज ऑफ मल्टी करेक्ट ऑप्शंस और उसमें मैं सिर्फ एक आंसर मार्क करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं जे एडवांस के पेपर में। व्हेन इन अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसका एक ही आंसर करेक्ट हो, तो उसको आंसर करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा आप आंसर नहीं मार्क कर पाओगे, आप कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम जरूर कर दोगे और सवाल बिगाड़ दोगे। तो थॉरो कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। आप देखो पहले दो क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है, दिस इज आल्सो अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, सेम सीक्वेंस, बट इसका आंसर अपने को एक ही ऑप्शन लिखना था, दैट वाज ए। सो दिस वाज नॉट सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन, इट वाज एक्चुअली अ मल्टी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देख लो, स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोगों ने मल्टी करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 भी मल्टी करेक्ट ही है, अभी आगे भी एक दो मल्टी करेक्ट है। तो उसके बेसिस पे इसको आंसर करना टेक्निकल हो गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट होगा आप जरूर फंस जाओगे। एडवांस के पेपर का ये एक्चुअल डिफिकल्टी है जो मिस हो जाता है जब हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैकेजेस में या बुक्स में, तो हम ये डिफिकल्टी फील नहीं कर पाते, जिसको आपको रियलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी आप एडवांस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आप होना चाहिए, तो आपको क्लियरली मालूम है इसका आंसर ए है और बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए, तो आंसर इज ए। Next question number 34 is given benzene and naphthalene forms ideal solution at room temperature. For this process the true statement is, अब देखो बेंजीन और नेफ्थलीन अगर आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं तो आपको आइडियल सोल्यूशन के केस में क्लियरली पता है कि एंथैल्पी चेंज जीरो होता है, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है और आपको पता है कि सोल्यूशन बनाने में एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हमेशा राइज करती है, ये पॉजिटिव भी होता है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। मैंने आपको जब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की कंपैरिजन की टेबल बनवाई थी तो उसमें क्लियरली पहले आपको थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स मार्क करके दिए थे। आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच जीरो, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव। बट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आइडियल सॉल्यूशन तीनों ही कंडीशन में एंट्रोपी राइज करती है, क्योंकि पहले बेंजीन और नेफ्थलीन प्योर सब्सटेंसेस थे, सॉल्यूशन बनने के बाद बेंजीन की सराउंडिंग में नेफ्थलीन और नेफ्थलीन की सराउंडिंग में बेंजीन आ रहा है, जिसकी वजह से रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम राइज करेगी।
अब एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग निकालने का तरीका क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच बाई टी सराउंडिंग। अब एंथैल्पी चूंकि सिस्टम की जीरो गिवन है तो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग भी जीरो आ जाएगा। और आपको पता है कि डेल्टा एच जीरो और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो उसकी वजह से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में ये टर्म तो आपको जीरो दिया हुआ है, और डेल्टा एच का टर्म हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीजेज है तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो आएगा। तो उसका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब आप गिवन ऑप्शन के हिसाब से अगर आंसर मार्क करेंगे तो आंसर मस्ट बी बी, सी एंड डी। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो होता है वो माइनस क्यू बाई टी होता है, टी सराउंडिंग अप्लाई करना होता है, क्योंकि जितनी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में गई है सराउंडिंग से सिस्टम में भी वही आई है। तो जो क्यू सिस्टम है उसी का माइनस टाइम्स क्यू सिस्टम ले लो, वो सराउंडिंग की हीट हुई और सराउंडिंग के टेम्परेचर से डिवाइड करो तो एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिखाया था इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट 1m by a weak acid HA is 1 by 100 of the strong acid at 25 डिग्री सेल्सियस। Ka of acid you have to report। तो देखो मिथाइल एसीटेट क्या होता है? ईस्टर है। तो ईस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करी जा रही है। तो मिथाइल एसीटेट है CH3COO CH3, इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वाटर के साथ। तो इस रिएक्शन में H प्लस कैटलिस्ट यूज होता है, इट विल फॉर्म CH3COH plus CH3OH। So alcohol and carboxylic acid will be formed. This is hydrolysis of ester. And we all know that hydrolysis of ester is acid catalyzed reaction। और अगर आपको इसकी काइनेटिक्स याद हो तो मैंने बताया था ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। तो K इज इक्वल, दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इस रिएक्शन का अगर हमें रेट कभी लिखना पड़ता है तो वी राइट रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू एक्टिव मास ऑफ CH3COO CH3, और इसमें जो K डैश होता है दैट इज रेट कांस्टेंट इंटू एक्टिव मास ऑफ H प्लस। दिस रिएक्शन इज ऑर्डर 1 विद रिस्पेक्ट टू H प्लस होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को डील ही नहीं कर सकते। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जिसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस भी 1 होता है, बट फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट यू नो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए उससे रेट ऑफ द रिएक्शन में अफेक्ट नहीं आता है गिवन एक्सपेरिमेंट के अंदर। दैट्स व्हाई वी कैन राइट K into H प्लस को एक नया कांस्टेंट K डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेट है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शन में चल रहा है। तो उसने बोला हुआ है कि इनिशियल रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट बाय अ वीक एसिड इज 1 by 100 ऑफ द रेट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से H प्लस फ्रॉम वीक एसिड इज इक्वल टू 1 by 100 ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो मतलब हुआ इसका, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H प्लस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये पता होना चाहिए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारे कोर्स में है प्रॉपर्ली, काइनेटिक्स में आपने इस चीज को डिटेल में पढ़ा हुआ है तो एकदम क्लियर काइनेटिक्स मालूम होनी चाहिए। तो जितनी स्टैंडर्ड काइनेटिक्स हमारे कोर्स में उनकी पूरी काइनेटिक्स पैरामीटर क्लियर होने चाहिए। सो 1 by 100 ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड आपको 1m दे रखा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो H प्लस की 1 ही आ जाएगी, तो ये 1 by 100m आ जाएगा, विच यू में राइट एज 0.01m। ठीक है, अब आपको Ka रिपोर्ट करना है तो आपको पता है वीक एसिड के केस में जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर सी Ka, प्रोवाइडेड हमें चेक करना पड़ता है दैट अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka बाई सी विच मस्ट बी निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1। ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, वो अभी हम लास्ट में चेक कर लेंगे, बट अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम लोग उसको सीधे सीधे ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें Ka ही कैलकुलेट करना है। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन C1 दे रखा है, Ka आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से Ka की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10 to the power -4। यहाँ से Ka की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 10 to the power -4। और फिर यहाँ से एक बार हम अल्फा और चेक कर लें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर
10 to the power minus 4 by 10 to the power minus 2, sorry, 10 to the power minus 4 by 1. Concentration of HA आपको 1 given है, तो this comes out to be 0.01, जो कि negligible है, यानी हमारा approximation भी गड़बड़ नहीं हो रहा है. This is certainly negligible. एडवांस के पेपर में ये सब बातें चेक करना जरूरी होती है. तुक्के में आपका सवाल सही हो जाएगा, उस भरोसे आप एडवांस का पेपर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं जहाँ अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होता और फिर सॉल्व करना पड़ता है दोबारा. तो 0.01 जो है वो नेग्लिजिबल है. अगर आप ये सब बिना चेक करे सवाल सॉल्व कर ले गए तो इट इज योर फॉल्ट. इसीलिए मुझे पूरा पेपर डिस्कस करना पड़ रहा है. तो पूरा पेपर डिस्कस ही इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब बातें नोटिस में करानी है, क्योंकि आपके पेपर में ये चीज अगर मिस हो गई तो आपकी सब पूरी प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी. यहाँ से के की वैल्यू 10 पावर माइनस 4 आ गई, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे ए. अब देखो ये इसकी तीसरी डिफिकल्टी थी. मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट का आंसर, और मल्टी करेक्ट तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि दो डिफरेंट ऑप्शंस तो आने ही नहीं. अब ये बहुत कंफ्यूज करेगा किसी भी स्टूडेंट को. उसको लगेगा कोई और मैकेनिज्म तो नहीं है, कोई और दूसरा ऑर्डर तो नहीं है, कोई और ट्रिक तो नहीं लग रही है, एंड दैट किल्स योर टाइम. अब ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आपने एक गो में सॉल्व कर दिया. इसीलिए मैंने कहा जब आपने हर चीज चेक कर ली, सारे चेक पॉइंट चेक कर लिया, तो कंफ्यूजन नहीं बचेगा. आपको सारे चेक पॉइंट्स पता ही नहीं है तो आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा. अब एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन को मल्टी करेक्ट में डाल दिया जिसका मल्टी करेक्ट आंसर आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि दूसरा ऑर्डर होता ही नहीं है. पॉइंट क्लियर हुआ? एसिडिक मीडियम में ईस्टर की हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू H+. ये हमें पता है, अच्छा सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसलिए इसका एक ही आंसर आना है. अल्फा नेग्लिजिबल का केस भी चेक कर लिया, उससे भी पता चल रहा है एक ही आंसर आ रहा है. सो मल्टी करेक्ट में सिंगल करेक्ट आंसर है. तो टाइम वेस्ट नहीं हो, पहला फैक्ट. दूसरा, आप कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पाओ, दूसरा फैक्ट. ये दो चीजें इंश्योर कर ली तो फिर सही कर रहे हो आप. Now it is a numerical type questions. Question number 36. Given the total number of carboxylic acid groups in the product P. तो देखो पहला काम क्या करा हमने, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है, फिर हीट करा हुआ है, फिर ओजोलिसिस कराई हुई है, और लास्ट में H2O2 भी दे रखा है, मतलब ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है. वन बाय वन चलते हैं. सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं. तो स्टेप 1 में अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो पहले एक बार लिख लीजिए ध्यान से. तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद आपका जो एनहाइड्राइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये वाला ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप ध्यान से देखोगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं आपके पास, और अगर हम इनकी पोजीशंस मार्क करें तो ये देखो अल्फा बीटा कीटो एसिड, ये अल्फा, ये बीटा कीटो एसिड, ये दोनों बीटा कीटो एसिड हो गए. एंड यू ऑल नो दैट बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे हमें तुरंत बीटा कीटो एसिड प्रिडिक्शन में आना चाहिए. बीटा कीटो एसिड अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ से ये दोनों COH ग्रुप गायब हो जाएंगे. आपके पास केवल इतना रिएक्टेंट बचेगा. इसके बाद आपने इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा रखी है. तो उसकी ओजोलिसिस कराने के बाद जो डबल बॉन्ड ग्रुप है वो ब्रेक कर जाएगा, और वहाँ दोनों जगहों पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप आ जाएंगे. In both the sides we'll have a carboxylic acid group. बट अब अगर आप पोजीशन मार्क करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में, तो जो कार्बोनाइल पोजीशन लगा हुआ है वो गामा पोजीशन है. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हमने हाईलाइट किया, उसकी पोजीशन मार्क करनी है. तो दिस इज अल्फा बीटा गामा. उस पर हीटिंग इफेक्ट नहीं अप्लाई होता है, सो नो हीटिंग इफेक्ट. तो ये यहीं पे स्टेबल हो गया. H2O2 ले रखा है, तो H2O2 कार्बोनाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता नहीं है. कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ऑलरेडी ऑक्सीडाइज करा रखा है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस के बेसिस पे. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स वो कितने हो गए, 2. यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स 2 आ गए. नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स आर 2, तो उसका आंसर 2 रिपोर्ट कर देंगे. ठीक. Now to the next question. In the next question, it's given a tetrapeptide has COH group on alanine. This produces glycine, valine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis.
तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टेट्रापेप्टाइड का मतलब 4 अमीनो एसिड्स होंगे। टेट्रापेप्टाइड का मतलब 4 अमीनो एसिड्स विद 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 4 अमीनो एसिड्स एंड 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स। और जो 3 अमीनो एसिड्स हैं वो आपको क्लियर, चारों अमीनो एसिड्स क्लियर है। एक ग्लाइसिन है, एक वेलेनाइन है, एक फिनाइल एलेनाइन है और एक एलेनाइन है। और उसमें लिखा हुआ है कि जो टेट्रापेप्टाइड है उसमें COH ग्रुप जो है वो एलेनाइन के साथ कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि जो पेप्टाइड चेन होगी उसमें 4 अमीनो एसिड्स ऐसे कनेक्ट होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। लेफ्ट टर्मिनस पे इसमें NH2 ग्रुप होगा, राइट टर्मिनस पे इसमें COH ग्रुप होगा। इसको C टर्मिनस बोलते हैं, ये N टर्मिनस है। आपको मैंने अमीनो एसिड का की जब पेप्टाइड चेन बनती है उसका स्ट्रक्चर लिखना बताया हुआ है। तो राइट हैंड साइड इज C टर्मिनस, लेफ्ट हैंड साइड इज N टर्मिनस। ठीक है, इतना क्लियर। अब उसने बोला हुआ है कि फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू अ कायरल सेंटर। एक कंडीशन तो पहले ही लगा रखी है कि COH ग्रुप जो है वो एलेनाइन के साथ कनेक्टेड है, तो इस बॉक्स में एलेनाइन होगा, ये कंफर्म हो गया। तो इट्स अ क्वेश्चन काइंड ऑफ PNC, क्योंकि आपको पॉसिबल चेन पूछी गई तो सारी सीक्वेंसेस चेक करनी है। अब उसने बोला हुआ है कि जो NH2 ग्रुप है वो एक कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है, और इसमें आप जानते हो कि जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ग्लाइसिन इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो गई। जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई इसका मतलब बॉक्स वन में ग्लाइसिन नहीं डाल सकते। ठीक है, अब आप जानते हो सीधे बॉक्स रूल लगाओ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस के लिए। तो अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ सीक्वेंस मार्क करनी है तो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस मतलब इन अमीनो एसिड्स को इन बॉक्सेस में कैसे फिल कर सकते हैं वो कंडीशन लिखनी है। पहले लाइन तो फिक्स हो गया 4 नंबर बॉक्स में। पहले वाले बॉक्स में ग्लाइसिन नहीं डाल सकते तो केवल 2 अमीनो एसिड्स अलाउड है, क्योंकि पोजीशन नंबर 1 पे या तो आप एलेनाइन लिखोगे या फिर एलेनाइन लिखोगे। फिर बॉक्स नंबर 2 पे जब पहुंचेंगे तो अब वहां ग्लाइसिन अलाउड है, तो वेलेनाइन और फिनाइलनाइन में से कोई एक बॉक्स 1 में चला गया है, तो अब एक उनमें से बचा है और एक ग्लाइसिन बचा है। तो मतलब सेकंड वाले बॉक्स के लिए भी 2 ऑप्शन हो गए। थर्ड वाले बॉक्स में तो जो बचेगा वही फिट कर देना, फोर्थ बॉक्स में एलेनाइन पहले ही से फिट है, तो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस 4 हो जाएंगे। टिपिकल PNC क्वेश्चन। समझ आया? तो ऐसे 4 सीक्वेंसेस हो जाएंगे, तो उसका आंसर 4 मार्क कर देंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड है क्योंकि पहले से ही दिख रहा है टेट्रापेप्टाइड है, 4 अमीनो एसिड ही लिख सकते हैं, पांचवा नहीं लिखा जा सकता। अगर इसी को भी मान लो पेंटापेप्टाइड लिख देते हैं, हेक्सापेप्टाइड लिख देते हैं, इसका मतलब इनमें से अमीनो एसिड्स को रिपीट भी कर सकते थे, बट इसमें रिपीटिशन नहीं है क्योंकि 4 अमीनो एसिड्स आपको अलग अलग दिए गए हाइड्रोलिसिस के बाद। टेट्रापेप्टाइड है, 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगे, एलेनाइन को COH ग्रुप पे फिक्स कर दिया गया है, NH2 ग्रुप की पॉसिबिलिटी फाइनल सेंटर पे फिक्स कर दी गई है, तो बचे हुए ऑप्शन लिख देने हैं आपको। ये नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। ओके, then question number 38. 38 is given EDTA 4 minus is ethylene diamine tetrahydride and the total number of NCOO bond angle in CO-EDTA complex. तो देखो पहले आपको EDTA का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर मैं EDTA का स्ट्रक्चर लिखूंगा, so EDTA structure is ethylene diamine tetraacetate. ये आपका पहले EDTA का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब EDTA में आपको डोनेशन साइट पता है, 4 डोनेशन साइट ऑक्सीजन होती है और 2 डोनेशन साइट नाइट्रोजन की है। मैं डोनेशन साइट मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करना है कि जो एसीटेट के दोनों ऑक्सीजन है वो दोनों आइडेंटिकल है, किसी से भी डोनेट कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। अगर उसमें लिखेंगे तो आइडेंटिकल रेजोनेंस है, तो आउट ऑफ दोस 2 ऑक्सीजन एनी वन कैन डोनेट, तो उसमें कुछ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर 6 डिफरेंट डोनेशन साइट ऑफ EDTA।
अब उसने पूछा हुआ है कि आपको एंगल बताना है एन, CO और O, ये आपको नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल बताना है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ टाइप एन, CO और O। और आप ध्यान से देखो कि जब हम कोबाल्ट लिखेंगे सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट इसको करेगा, तो नाइट्रोजन का कोबाल्ट से तो डायरेक्ट बॉन्ड है, और दूसरी तरफ से ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, दूसरी तरफ से ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा, और हर ऑक्सीजन इसको से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है, हर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। तो इसका मतलब इस एक नाइट्रोजन के साथ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन है ये कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना के साथ चारों ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो NCOO बॉन्ड चारों ऑक्सीजन के साथ अलग अलग आएगा, तो 4 एंगल तो फर्स्ट नाइट्रोजन से हो गए। एंड सिमिलरली जब सेकेंड नाइट्रोजन डोनेट करेंगे तो उसका भी एंगल बाकी चारों ऑक्सीजन के साथ बनेगा, तो टोटल बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 8। समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये भी डोनेट कर रहा है, ऐसे देखो, तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन कोबाल्ट और ये फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट नाइट्रोजन का कोबाल्ट एंड फर्स्ट ऑक्सीजन, फिर सेकंड से भी बॉन्ड होगा, थर्ड से भी बॉन्ड होगा, फोर्थ से भी बॉन्ड होगा, तो फर्स्ट नाइट्रोजन के चारों ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड हुए, फिर ऐसे ही सेकंड नाइट्रोजन से मार्क करोगे तो फिर चारों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो गए, तो ऐसे टोटल 8 बॉन्ड एंगल्स आएंगे। तो आंसर विल बी 8 ओवर हियर। हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि 3D स्ट्रक्चर उतना ड्राइंग बहुत मुश्किल है, बट हम ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली बता सकते हैं फर्स्ट नाइट्रोजन कोबाल्ट के थ्रू चारों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, फिर सेकंड नाइट्रोजन कोबाल्ट थ्रू बाकी चारों ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो सारे बॉन्ड एंगल काउंट करेंगे, तो टोटल बॉन्ड एंगल ऑफ दिस टाइप विल बी 8। इज इट ओके? देन क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 is the total number of lone pair of electron in melamine, melamine का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ, एग्जाम में नहीं गिवन था, कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब मैंने अलग से कॉपी किया हुआ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, उसमें आपको नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना था। तो मेलामाइन स्ट्रक्चर याद है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स में मेलामाइन फॉर्मेटेड पॉलीमर बनाते हैं, जो आपको पता है कि जो यूटेंसिल्स होती है ना, कॉमन प्लेट्स जो प्लास्टिक जैसे दिखते हैं यूज करते हैं, वो मेलामाइन होता है, मेलामाइन पॉलीमर है वो। सो मेलामाइन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसमें आपको नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मार्क करने हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मार्क करने हैं। तो आप देखो हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, देखो हर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, सो एवरी नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर जो हो गए वो कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 6। तो उसका स्ट्रक्चर का ही बस इंपॉर्टेंस था, पॉलीमराइजेशन से स्ट्रक्चर आपको अगर मालूम होगा तो आप इजीली आंसर बता सकते थे। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 6 ओवर हियर, सिंपल काउंटिंग है, नथिंग एल्स। Then question number 40, it's given atomic masses of helium, neon are 4 and 20 mu respectively. The value of de Broglie wavelength of helium gas at minus 70 degrees Celsius is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degrees Celsius. Then m is, तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है de Broglie wavelength का, this is equal to h upon under root of 2m into kinetic energy। हीलियम और नियॉन दोनों मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर के साथ वही चीज वैरी करने वाली है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर एटम लिखेंगे तो KT लिख लो, पर मोल लिखना है तो 3/2 RT लिख लो, जो टेम्परेचर के साथ वैरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम एंड नियॉन बोथ आर मोनो एटॉमिक गैसेस, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो 3/2 RT पर मोल में आ जाएगी, 3/2 RT पर मोल आ जाएगी। और अगर AMU से कैलकुलेट करना है तो पर मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, आपकी डिपेंडेंसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल लिख रहे हैं हम लोग, तो ये 3/2 RT हो गई। तो इसका मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम लिखेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 3/2 इंटू R इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है -73 डिग्री सेल्सियस यानी 200 केल्विन। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन अगर लिखेंगे तो इट इज 3/2 इंटू R इंटू
727 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, दैट मीन्स 1000 केल्विन। ठीक है। अब अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हीलियम के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास लिखना है आपको 4 AMU, तो ग्राम्स में वो 4 ग्राम हो गया 1 मोल के लिए। केजी में कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ इंटू 3/2 R इंटू टी। सब ऐसा ही स्केल में वैल्यू लिख ली हमने। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन लिखेंगे तो आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ नियॉन इज 20 ग्राम per mole, so 20 into 10⁻³ kg into 3/2 R into T, which is 1000। अब आपसे पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस इज m टाइम्स दैट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन, यानी आपको दोनों का रेशियो लिखना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम बाई नियॉन, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यही आपको m दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू m, जो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो वंस यू अप्लाई दिस रेशियो, तो ये सब सॉल्व होने के बाद बचेगा रूट ओवर 20 इंटू 1000 बाय रूट ओवर 4 इंटू 200। ये सॉल्व होके आ जाएगा 5। अब एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, रेशियो सॉल्व होके आएगा 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग मार्क करेंगे 5। ठीक है, इज दैट ओके? सिंपली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करना था और बाद में दोनों का रेशियो लगा के m निकला था, तो m की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होके 5 आ जा रही है। सो दिस कंप्लीट्स योर पेपर।